नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। भारत के संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक सभी को हमारे संविधान ने दिया है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को न्याय से वंचित रहना पड़ता है। लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़े और उन्हें वांछित अधिकार मिले, इसके लिए सरकार लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता देती है। हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में भी हम आपको आपके कानून से रूबरू कराएंगे। क्या है आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय, और आपकी मदद के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। हमारे साथ होंगे कानून जगत के एक्सपर्ट्स जो आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे। अगर आपके साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है या आपको आपका हक नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको वो मंच देंगे जहां से आप कानून के जानकारों से सीधे संवाद कर आगे की राह तय कर सकते हैं। इसके लिए आप राज्यसभा टीवी से जुड़ें, हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 011-230-94013 और 011-230-94014। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है आपकाकानून.rstv@gmail.com और यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब माँ की कोख से झांकती जिंदगी बाहर आने से घबराने लगे, समझो कुछ गलत है। जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे, जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे, समझो कुछ गलत है। प्रसून जोशी के इस कविता के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण और जघन्य अपराध के मामलों ने जनमानस को झकझोर कर रख दिया और इसलिए 2012 में सख्त कानून लाया गया। बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को रोकने के लिए बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो लागू किया गया और इसी साल 2019 में इस कानून में संशोधन कर इसे और सख्त बनाया गया है। पॉक्सो के तहत दोषी पाए जाने पर मौत की सजा तक का प्रावधान कर दिया गया है। तो आज बात करेंगे बाल यौन शोषण के खिलाफ कानून यानी पॉक्सो की। क्या कहता है ये कानून, किस तरह से हम अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं इस कानून के जरिए, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गौतम मनन है हमारे साथ, विशेष सचिव DSLSA से। बहुत बहुत स्वागत है गौतम जी आपका। नमस्कार। रोजी ताबा है हमारे साथ, सदस्य हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। किस तरह से मिनिस्ट्री ने नियम बनाए हैं बच्चों की मदद के लिए, जो कानून बना है वो क्या कुछ कहता है, उनसे समझेंगे। अलका अग्रवाल है हमारे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। बहुत बहुत स्वागत है अलका जी आपका भी। हम चर्चा शुरू करें लेकिन उससे पहले समझना ज़रूरी है कि ये दर्द कितना बड़ा है और समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। किसी की भी ज़िंदगी के कभी न भूलने वाले पल बचपन के होते हैं। माँ बाप का प्यार, टीचर्स की डांट, दोस्तों के साथ खेल-कूद, मस्ती, वो सारे पल, वो हसीन पल उम्र भर हमें याद रहते हैं। लेकिन इस मासूम दौर में अगर यौन शोषण जैसे हादसे से किसी को गुजरना पड़े तो वो जख्म बनकर सारी उम्र टीस देता है। आइए दिखाते हैं एक ऐसा मामला जिसमें 2 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण की वारदात हुई और पॉक्सो के तहत मामला अदालत तक पहुंचा। हम दोनों घर में अकेले थे, टीवी देख रहे थे। तभी और घर में आ गए और मैंने उनसे पूछा कि क्यों आए। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं और सीधा मुझे बेड पे गिरा दिया। और मैंने अपने बचाव में हाथ पर चलाने लगी तो उसने मेरे सलवार का जो नेफा था ना वो फाड़ दिया और जैसे मैंने उसे लात मारी वो नीचे भी गिरा और जब वो उठ के दोबारा वापस आने लगा ना तभी उसी टाइम मेरी मम्मी आ गई वापस। एक मासूम बच्ची की ये दास्तान सुनकर आप सख्ती में आ गए होंगे। जरा सोचिए, इन बच्चियों के लिए वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा जब उनकी असमत लूटने की कोशिश की गई होगी। पड़ोस में ही रहने वाला एक व्यक्ति अक्सर दोनों बहनों को तंग किया करता था। पहली बार उसने मेरे साथ किया। पहले मेरे को किस करने की कोशिश की
फिर बाथरूम में मेरा हाथ पकड़ा और मेरे से किस मांगने लगा। उसी टाइम मेरी बहन आ गई, मेरी बहन फिर मेरे को वहाँ से लेके चली गई। फिर वो दूर दूर से मेरे को फ्लाइंग किस करने लगा, आँख मारने लगा। दोनों बहनों को अकेला पाकर पड़ोस के उस शख्स ने दोनों बहनों को निशाना बनाया। गनीमत ये रही कि इनकी मां वक्त पर घर लौट आई और अपनी बेटियों को बचा लिया। आज इनका मामला पॉक्सो के तहत अदालत में चल रहा है। इसमें सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं और इसमें पुलिस को बेल ग्रांट करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सारे केसेस पॉक्सो के सारे केसेस पॉक्सो की एक स्पेशल कोर्ट में लिए जाते हैं, तो वहीं ट्राई करते हैं। और यही एक ऐसी कोर्ट है, पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट बनाई गई है जो सेशंस लेवल पे है। और सिर्फ पॉक्सो कोर्ट को अधिकार है कि वो विक्टिम के लिए इसमें कंपेंसेशन भी क्वांटिफाई कर सकती है और केस को ट्राई करके कितनी सज़ा देनी है ये अगेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डिस्क्रिशन के ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन जितनी भी पनिशमेंट उस पर्टिकुलर प्रोविज़न में प्रेस्क्राइब्ड है। इस मामले में दोनों बच्चियों को अदालत से अंतरिम राहत राशि देने का आदेश हुआ है और पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस हादसे ने इन बच्चियों और इनके परिवार वालों की मनोदशा पर बहुत बुरा असर डाला है। प्रॉब्लम तो बहुत आई, एक दो हफ्ते से उस टाइम मेरे पेपर्स भी चल रहे थे, प्री बोर्ड का टाइम था, 12th में थी मैं, तो मैं उस टाइम एक दो हफ्ते स्कूल भी नहीं जा पाई। फिर उसके बाद स्कूल गई, फिर पढ़ाई स्टार्ट करी। बहुत पढ़ाई में सिलेबस भी बहुत काफ़ी छूट गया था। बच्चे डरे हुए हैं, कहते पापा कहीं रास्ते में मिल गए, हमारे को घबराए हुए हैं, उनकी ना रात को ठीक से सो पाते हैं। पापा हमें डर लगता है रात को, आप कहीं चले जाते हो तो मैं कहीं घर छोड़ के भी नहीं जा सकता। बच्चों के देख के मैं वैसे ही मानसिक रूप से मैं ही परेशान हूँ और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, जिससे बच्चों के आपकी नंबर भी कम आए इसी वजह से। और आइए अब इस पर हम चर्चा करें। ये मामला हमने आपको दिखाया जिसमें सबसे जो अहम बात है कि मानसिक तौर पर एक काफ़ी दिक्कतों से बच्चों को गुजरना पड़ता है अगर वो इस तरह के अपराध का शिकार होते हैं। रोज़ी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं पॉक्सो की, तो कानून में अब सारे आयाम, वो सारी चीज़ें समेटने की कोशिश की गई है कि बच्चों को हर तरह से सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए गए। किस तरह से देखती हैं आप पॉक्सो में जो इस बार संशोधन किए गए हैं, कितना असरदार उसे बनाया गया है? इफ़ वी हैव टू से, इस बार जो संशोधन बनाया गया है, जो एक्ट भी बात करें, इट्स ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्ट है कि हर टाइप की, जैसे अभी आप लोग जैसे दिखा रहे हैं, इसमें भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि इवन अगर बच्चे को आप कुछ बोल भी दें समथिंग सेक्सुअली और फोनोग्राफिक दिखा दे, या इवन आप उसको फेसबुक या एनी सोशल मीडिया पे आप उसको ट्रोल भी करें, या कुछ चीज़ें होती हैं जिससे इस विचार को ले सकते हैं कि उसको सेक्सुअली आप ओरिएंट करें, इवन ग्रूमिंग परहैप्स, तो इसको भी आप पॉक्सो के तहत लेके आते हैं जी। और ये जो एक्ट अभी जो बना है कि उसको फांसी की सजा दी, इट इज स्ट्रिंजेंट। परहैप्स वी हैव टू से आज के तारीख में व्हाट इज इम्पोर्टेंट है कि पॉक्सो को हम डिवाइड करना होगा। हाँ, कैटेगराइज, सब कैटेगराइज करने की बहुत ज़रूरी है। अब देखा जाए कि फिडोफाइल जो लोग बच्चों के साथ ऐसे संबंध रखना पसंद करते हैं, एक कैटेगरी वो होनी चाहिए, एक कैटेगरी वो होनी चाहिए जो बच्चे के साथ करते हैं। जैसे जो एक बड़ी उम्र की बच्चा हो गया, 17 इयर्स का लड़का एक छोटी उम्र की लड़की के साथ किया, 2-3 साल का, ये सब इंसिडेंट्स भी आजकल बहुत बढ़ गए। बिल्कुल। और बिल्कुल। एक जो होता है जो टीनेजर्स का होता है, जो आपस का ये जो प्यूबर्टी वाला इशू रहता है, एक एज के बाद जो प्यार मोहब्बत होता है या एलोपिंग होता है, चाइल्ड मैरिज होता है, ये सब का एक अलग अलग करने का अब ज़रूरी है। जी बिल्कुल। इसमें ख़ास बात ये भी है अलका जी कि जेंडर न्यूट्रल इसे रखा गया है। सिर्फ बेटियों को ही नहीं, मतलब लड़कियों को ही नहीं, बेटों को भी सुरक्षा मिले, लड़कों को भी सुरक्षा मिले। पहले ऐसा था कि मामले दर्ज होने में लोग हिचकते थे कि लड़कों के मामले कैसे सामने आए। अब किस तरह की स्थिति है, ख़ासतौर पे हम जब अदालत की बात करते हैं तो क्या ऐसे मामले पूरी तरह से आते हैं सामने? देखिए, जो मैंने देखा आजकल कि बेटियों के साथ साथ आजकल बेटे भी सुरक्षित नहीं हैं जी, क्योंकि इसमें अननेचुरल सेक्स जिस तरीके से हो रहा है छोटे बच्चों के साथ में, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों,
आपको याद होगा कि बहुत पहले एक फिल्म आई थी पेज 3 जिसमें कि जी छोटे लड़कों के साथ में सेक्सुअल असल्ट और हैरेसमेंट का केस हुआ था, तो उसने मुझे उस टाइम बहुत अफेक्ट किया था क्योंकि छोटे बच्चे थे हम लोगों के भी। तो दोनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ये दोनों बच्चों को हम लोगों को प्रोटेक्शन देना है जी। तो इसके लिए भी इन्होंने पूरे स्टेप्स लिए हैं हमारे इस एक्ट में जी। दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू। और जो मैक्सिमम ऑफ डेथ पेनल्टी बिलो द, अगर हम कोई भी सेक्सुअल असल्ट 16 साल से नीचे बच्चे के साथ में होता है तो उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट इज 20 years and if it is aggravated sexual assault we can say that is death penalty। बिल्कुल। अगर हम कानूनी कार्रवाई की बात करें गौतम जी, तो उसमें भी कई अहम बातों का ख्याल रखा गया है कि बच्चे को किस तरह से सुनवाई के दौरान उसका ख्याल रखना है। कई अहम बातें हैं, कैसे पॉक्सो के तहत वो चीज़ें ध्यान में लाई जाती हैं सुनवाई के दौरान। जी, ऐसा है अभिलाषा जी कि पॉक्सो एक्ट ये प्रावधान बनाता है कि ये सारे मुकदमे एक स्पेशल कोर्ट सुने जी। यानी कि वो सेशन जज जिनको निर्धारित किया गया है सिर्फ पॉक्सो के केसेस सुनने के लिए ही जी। और दिल्ली की प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट्स काम कर रही हैं। वो कोर्ट्स चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स हैं जी। यानी कि ये सुनिश्चित किया जाता है कि जब बच्चे की गवाही हो तो एक्यूज्ड उसके नज़र में ना रहे, यानी कि जिसके ऊपर आरोप है जी। और जो बच्चा है वो एक दूसरे को आमने सामने ना देख सके, बच्चा उससे भयभीत ना हो और बच्चे से सीधा प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। यानी कोई डिफेंस काउंसिल है कि उसके आरोपी की तरफ से जो वकील साहब हैं वो बच्चे से प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं पूछते, वो जज साहब को अपने प्रश्न बता देते हैं और जज साहब इस तरीके से बच्चे से बात करते हैं ताकि वो किसी भी सूरत में मानसिक रूप से उसको आहत ना हो और वो प्यार से अपनी बात अपने जज साहब के समक्ष रख सके। जी बिल्कुल, कई अहम बातें आप लोगों ने बताई हैं और एक बार हम आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को देखने के दौरान अगर आप जानते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है या आपको लगता है कि वो यौन अपराध का शिकार हो रहा है, आप अभी हमें कॉल करें और हम ये अश्योर करना चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। बदला हुआ नाम आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा, यानी आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। बाल यौन अपराध के आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो 2006 की भारत सरकार की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 53.22% बच्चों के साथ कई तरह का यौन शोषण होता है। कई तरह के उसमें अलग अलग तरह के यौन शोषण है और 50% मामलों में शोषण जानने वाले व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है, यानी जिसको बच्चा जानता है, जिसके इन्फ्लुएंस में वो होता है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड के एक अध्ययन का आंकड़ा भी हम आपके सामने रख रहे हैं। उनके अध्ययन के मुताबिक भारत में हर 3 बलात्कार में से 1 बलात्कार बच्चे का होता है। भारत में हर साल 7,200 से ज़्यादा शिशुओं और बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स की भी बात यहाँ पे कर लें, उनके मुताबिक पॉक्सो के तहत 2014 में जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या 9,383 थी। 2015 में देखिए किस तेज़ी से संख्या बढ़ गई, 12,069 संख्या हो गई जो मामले लंबित हैं। 2016 में जांच के लिए लंबित मामलों का आंकड़ा 15,283 पहुंच गया और मार्च 2013 से 30 जून 2019 तक की अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां पॉक्सो एक्ट के तहत 7,277 मामले लंबित हैं। ये जानकारी सामने आई है। मैं मनन जी आपसे ये जानना चाहूँगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही जाती है और इसी साल मुझे याद है, अलका जी आपसे भी समझना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहाँ पर भी 100 से ज़्यादा पॉक्सो मामले दर्ज हो रहे हैं उस जुरिस्डिक्शन में तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हो। लेकिन जो मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या उनका निपटारा करने में कोई तकनीकी दिक्कत भी है, टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, कैसे देखें इसे? देखिए, अधिकतर मामलों में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं आती, सिर्फ जहाँ पर कहीं FSL रिपोर्ट आनी है, कहीं DNA एग्जामिनेशन होना है, कई बार उसमें थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। लेकिन जो प्रोसेस इस समय कोर्ट की है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, तो अधिकतर हम ये लोग जजेस ट्राई करते हैं कि बच्चे की जो गवाही है वो जल्द से जल्द कोर्ट में हो जाए और केसेस जल्दी से निपटारा हो जाए। लेकिन जैसे आपने आंकड़े दिखाए कि
दिल्ली में क्योंकि पॉक्सो एक्ट की अवेयरनेस के लिए हमारी अथॉरिटी, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और ने भी बहुत काम किया, एनसीपीसीआर, दिल्ली कमीशन वुमेन ने काफ़ी काम किया। तो इस अवेयरनेस के कारण जो मुकदमे रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी संख्या में बहुत बढ़ोतरी आई है। तो निश्चित तौर से जो कोर्ट्स की संख्या है वो विज़ा-विज़ जिस तरह से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो थोड़ा शायद कम है जी। तो इसलिए थोड़ा उसमें देर, निपटारे में देर हो रही है। लेकिन जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं तो आशा है कि नियर फ्यूचर में कोर्ट्स की संख्या और बढ़ेगी तो इस मुकदमों का फास्ट ट्रैक तरीके से निपटारा किया जाएगा। जी, आप इसमें क्या कह रहे हैं? पहले जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ 100 से अधिक केसेस पेंडिंग हैं जी, वहाँ पर आप वास्को कोड बनाइए जी। और दिस शुड बी फंडेड बाय, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पैसा देगा। और उन्होंने इसको टाइम बाउंड कहा कि विद इन 60 डेज यू मेक दिस कोड। तो परेशानी यहाँ आ रही है कि देखिए केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है और रिसोर्सेज थोड़े कम है, जबकि कोर्ट और ये जो अपना एक्ट है हम लोगों को पूरी तरीके से हम लोग लगा हुआ है कि किस तरीके से इन लोगों की प्रॉब्लम को हम ख़त्म किया जाए, ये जो आगे क्राइम बढ़ रहा है किस तरीके से कम किया जाए, या इन लोगों का प्रोटेक्शन हम लोग किस तरीके से करें। जी, दे शुड बी मेंटली एंड फिजिकली दे आर हैरेस्ड बाय दीज पीपल। जी, तो इनका हैरेसमेंट को दूर करने के लिए पॉक्सो एक्ट के तहत बहुत कुछ किया जा रहा है, जो कि 2019 अमेंडमेंट में भी इसको बड़ा स्ट्रिक्ट बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। रोजी, किस तरह से गाइडलाइंस जो हैं, जो दी गई हैं पॉक्सो के तहत, कोर्ट ने जिन सेंसिटिव बातों का ख्याल रखा गया है, वहाँ पर एनसीपीसीआर का कैसे रोल अहम होता है, जागरूकता लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉ कैसे इम्प्लीमेंट हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी? जब पॉक्सो एक्ट बना तब ये मैंडेट रखा गया कि एनसीपीसीआर जो नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड हुआ वो इसका मॉनिटरिंग बॉडी होगा कि देखेगा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो हम क्या मेजर रोल प्ले करते हैं अपार्ट फ्रॉम अवेयरनेस और एनीथिंग एल्स, वी सी दैट द केसेस आर टेकन अप। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, अभी दिल्ली का जैसे सर एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ तो होता है रिपोर्टिंग जी। बहुत सारे मामले जो रिपोर्ट नहीं होते, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चे को पता ही नहीं कि पॉक्सो है जी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमको लगता है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गांव दराज तक जा रहे हैं, उसमें हम बता रहे हैं कि हर किसी का क्या रोल है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, जैसे कि जेजेबी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जैसे कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जैसे कि डालसा है, उनका रोल क्या है जी। अगर हम छोटे से यूनिट से स्टार्ट करके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल आए तो इसका बहुत देखा जाता है। और अभी जो आप लोग कोर्ट की बात कर रहे थे, रिसेंटली हमारी मिनिस्टर मैडम WCD की स्मृति ईरानी जी बैठी थी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ, और उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द ये कोर्ट बनने हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, उन्होंने बोला जल्द से जल्द बनने हैं, एंड इट इज ऑन द प्रोसेस इफ आई हैव टू टेल यू, एंड आवर मिनिस्ट्री इज टेकिंग इट वेरी वेरी सीरियसली दिस टाइम जी। बिल्कुल अभिलाषा जी, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा जी कि हम लोग स्कूल्स में भी जाकर बच्चों को सेंसिटाइज कर रहे हैं। काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारी अथॉरिटी, हमारे जजेस को हमने भेजा, बच्चों को सेंसिटाइज किया कि क्या बैड टच है, क्या गुड टच है, किस तरह से आपको प्रोटेक्शन में रहना है। और जैसे ही आपके साथ कुछ ऐसा हो तो अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को ज़रूर इन बातों से अवगत कराएं ताकि उसमें उचित कार्रवाई की जा सके। और मैं कहना चाहूँगी इसमें पब्लिक में भी इतनी अवेयरनेस एक बताया गया है कि अगर किसी को भी पता होता है कि किसी जगह के बच्चे के साथ में कुछ गलत काम हुआ है जी, और तो वो दैट इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट द केस विद इन 24 आवर्स। इफ इट विल नॉट रिपोर्ट, इसको भी 6 महीने की सजा हो सकती है कि पता लगते हुए भी उसने अगर रिपोर्ट नहीं करता है तो। जी, मतलब लाइबिलिटी जो है वो जानने वाले व्यक्ति के ऊपर भी, जानने वाले व्यक्ति के ऊपर भी आती है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग। हमारे पास कॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, हम ये उम्मीद करते हैं, और इसके लिए मैं बार बार अपील कर रही हूँ कि हम आपके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बहरहाल मेल्स हमारे पास आने लग गए हैं। पहला मेल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये है रीता वर्मा का, जो लिखती हैं, बदला हुआ नाम, जो एक्चुअल नाम है वो मैं नहीं यहाँ पर ले रही। रीता लिखती हैं कि परिवार में ही उनकी बेटी को किसी ने परेशान किया था, लेकिन वो डरती हैं कि उस शख्स का नाम कैसे लें, क्योंकि वो घर के बेहद बड़े हैं, लेकिन बच्ची बार बार ये उनकी बात अपनी माँ से बताती है। क्या करना चाहिए? क्या सीधे कोर्ट
जाने का रास्ता है या फिर कोई और भी रास्ता है? रोज़ी, क्या कहेंगे आप इसमें? सबसे पहले तो वो ऐसा करें कि 1098 में कॉल करें, चाइल्ड लाइन। चाइल्ड लाइन में कॉल करके बताएं कि क्या है, अपना आइडेंटिटी छुपाएं, या 1098 इज़ अ यूनिवर्सल चाइल्ड लाइन नंबर, तो एनीबडी कुड कॉल, उसको कनेक्ट करें, उनसे बात कर लें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमको बताया वैसे उनको बताएं। नियरेस्ट 1098 वुड कम देयर। उसके बाद उसके घर को विजिट करेंगे और देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। अगर लगता है कि बच्चा उधर नहीं रहना चाहिए तो उसको शायद लेके, वंस द रिपोर्टिंग इज डन, CWC के पास, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास बैठ के डिस्कस होगा और बच्चे को सबसे पहले रिमूव करना चाहिए उस घर से, हमको लगता है। बिल्कुल, ये क्योंकि जब पारिवारिक परिवेश में ये चीज़ होती है तो बच्चे के लिए हर दिन उस शख्स का आमना सामना करना वो उसे बहुत परेशान करता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, शंकर हैं मध्य प्रदेश से। जी शंकर जी, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम, मैं ये जानना चाहता था कि ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है क्या जिससे कोई शोषित युवती अपना कंप्लेन कर सके? क्योंकि आजकल देखा गया है कि जब कोई युवती या लड़की शोषित हो जाती है तो वो अपने पेरेंट्स को बताने में हिचकिचाती है, या कोई पुलिस स्टेशन जाने में या बताने में हिचकिचाती है। तो यदि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो तो जानकारी दें। क्या कोई ऑनलाइन जानकारी, जैसे अभी रोज़ी मैम ने हमें नंबर बताया कि आप कॉल कर सकते हैं उस पर, क्या ऑनलाइन भी इसमें कोई प्रक्रिया है? जी, एक ऐप है हमारा NCPCR का, पॉक्सो ई-बॉक्स करके, आप उसको गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कीजिए और उसमें कुछ क्वेश्चनर्स है उसको पूरा कीजिए, या हमारे वेबसाइट में जाके आप हमारे लिंक में जाके ई-बॉक्स को उसको प्रेस करके उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आप कुछ बताना चाहेंगे इसमें फ्री लीगल एड यहाँ पर कैसे प्रभावी होता है, मुफ्त में कानूनी सहायता, ख़ास तौर पे उन तबकों के लिए जो बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको जानकारी भी उतनी ज़्यादा नहीं है? जी, दिल्ली में अभिलाषा जी हमारी एक हेल्पलाइन नंबर 1516 काम कर रही है, और कोई भी कंप्लेंट अगर हम उस पर आती है तो हमारे पास काउंसलर्स हैं, हम तुरंत उस बच्चे के पास भेजते हैं, वो उनसे बातचीत करते हैं, और जहाँ पर FIR दर्ज कराने की आवश्यकता होती है तो हम खुद ही इनिशिएटिव लेके FIR दर्ज कराते हैं। और पॉक्सो एक्ट ये मैंडेट करता है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान जो पीड़ित बच्चा है और उसका परिवार है उसको मुफ्त में कानूनी वकील साहब कानूनी सहायता देने के लिए हम लोग बाध्य हैं, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको प्रोवाइड करें, उन्हें अवगत कराएं कि पूरी कानूनी प्रक्रिया क्या है, बच्चे को जहां ज़रूरत है वहां पर कंपनसेशन दिलाएं, उसको उसके हक के लिए जब तक ट्रायल चल रहा है हम उसको कानूनी सहायता दें और उसके साथ पूरी प्रक्रिया में खड़े रहें। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ हैं कोलकाता से। सौरभ जी, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा प्रश्न है, यदि कोई बच्चा ब्लाइंड भी है और डम्ब भी, और ऐसे बच्चे के साथ यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक अपराध करता है तो ऐसे केस में जहां ना तो बच्चा देख सकता है और ना ही बोल सकता है, सही अपराधी का पता कैसे लगाया जा सकता है और उसे किस प्रकार के दंड का प्रावधान होगा? थैंक यू मैम। जी, बहुत ही अहम सवाल इन्होंने पूछा है। ऐसी स्थिति जहाँ पे बच्चा कन्वे ना कर सके कि उसके साथ क्या हो रहा है, ऐसे मामलों को देखने के लिए भी क्या कोई मैकेनिज्म है रोज़ी? जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है उनको बोला गया है कि एक लिस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर जो डिसेबल्ड, आई शुडंट बी सेइंग चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज, जो दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनके लिए एक लिस्ट बनाया गया है कि स्पेशल एजुकेटर इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, उसका लिस्ट बना के वो देते हैं CWC को, देते हैं पुलिस को। जब ऐसा कुछ केस आता है तो उनके पास एक लिस्ट होता है, वो स्पेशल एजुकेटर उस बच्चे के लिए आते हैं कि क्योंकि दे आर स्पेशल नीड्स, हम जैसे नॉर्मल है वो नहीं है, तो वो जैसा बताएंगे वैसे तो पुलिस को ही विल बी ट्रांसलेटिंग। तो वी आर डूइंग दैट। हम लोग देख रहे हैं कि अभी एज ए NCPCR और WCD मिनिस्ट्री हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग और आए, स्पेशल एजुकेटर की भी कमी है कंट्री में, बट वी आर सीइंग दैट ये सब होना चाहिए करके। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, जैसे ये पूछ रहे हैं कि क्या पनिशमेंट होना चाहिए, पनिशमेंट का पॉक्सो में ये है कि इफ़ ही इज़ द विक्टिम एंड द अक्यूज आर ऑफ क्लोज रिलेशनशिप ऑफ पर्सन ऑफ कॉन्फिडेंट, और वो ऐसा कुछ करता है यौन शोषण, तो उसके लिए और सिवियर पनिशमेंट होता है। एंड द बेसिस ऑफ द एक्ट, कितना क्रूएलिटी
and the sensitivity of the case. On that, I think court decides on नहीं, the इसमें punishment. तो अभिलाषा जी मैं ऐड करना चाहूंगा कि मिनिमम सेंटेंस ही 20 साल है इसके अंदर। हाँ, यानी कि आप फिजिकली चैलेंज स्पेशली एबल्ड बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हो जी। तो उसमें मिनिमम सेंटेंस कम से कम 20 साल की सजा तो उसको मिलेगी ही मिलेगी। देखिए केस बहुत सुप्रीम कड़े कोर्ट में प्रावधान। पेंडिंग है कि अगर एक जी 38 इयर्स ओल्ड वुमन के साथ में सेक्सुअल असल्ट हुआ जी तो अब ये आया कि हाउ डू यू कंसीडर द एज ऑफ ए व्हेन शी इज नॉट, उसकी एक जो बायोलॉजिकल एज इज 38 मगर उसके मेंटल एज वाज 6 इयर्स ओल्ड, जी जी तो उसके लिए क्या करा जाए? तो दैट वाज अंडर कंसिडरेशन कि नहीं, दैट वुड बी कंसिडर्ड बायोलॉजिकल एज और मेंटल एज, दे आर गिविंग द प्रेफरेंस फॉर मेंटल एज बिकॉज वो तो बच्चे ही मानी जाएगी। इसी तरीके से जो आप जैसे पूछा गया इस मामले में, जी तो बहुत कड़े प्रावधान किए बहुत गए कड़े प्रावधान किए गए हैं। जी जो पूरी मामले की जब सुनवाई होती है, जो तथ्य कोर्ट में रखे जाते हैं, उनमें किन बातों का ख्याल रखा जाता है जो ताकि जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है उसको डिसाइड करने के लिए किन अहम बातों का ख्याल रखा जाता है? इसमें 3 तरीके के इन्होंने बनाए हैं कि आप किस तरीके से कि इज इट ए नॉर्मल सेक्सुअल असल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट। जी तो उसके तहत कैटेगराइज करते हुए अगर ये आता है नॉर्मल सेक्सुअल तो मिनिमम पनिशमेंट इज 20 इयर्स। जी इफ इट इज एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट दिस इज डेथ पेनल्टी। सेक्सुअल मिनिमम 20 इयर्स विद फाइन एंड एग्रीवेटेड इज डेथ पेनल्टी। जी जी एक मेल है हमें, वीरेंद्र कुमार यादव हैं, लिखते हैं कि पॉक्सो के बारे में जानकारी दीजिए कि चाइल्ड राइट क्या है, पेरेंट्स राइट क्या है, सिविल सोसाइटी राइट क्या है। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पॉक्सो कानून के तहत प्रावधान क्या कुछ किए गए हैं। पॉक्सो एक्ट 2012 अधिनियम में लैंगिक भेदभाव नहीं है। संशोधन के बाद जो अहम बातें की गई हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों के खिलाफ इसमें संरक्षण मिला हुआ है। अगर विवाह हो गया है और पति या पत्नी 18 साल से कम उम्र के जीवन साथी के साथ यौन संबंध बनाए तो भी ये अपराध की श्रेणी में है। यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य, सेक्सुअल और गैर सेक्सुअल हमला, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि अगर सोशल मीडिया पर भी उसके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो भी वो अपराध की श्रेणी में है। एक विशेष न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई होती है। यदि कोई व्यक्ति ये जानता है कि किसी व्यक्ति का यौन शोषण हुआ है तो इसकी रिपोर्ट नज़दीकी थाने में देना अनिवार्य बनाया गया है, और अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है यानी ये जानकारी छुपाता है तो 6 महीने की कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। 7 से 10 साल तक की न्यूनतम सज़ा की व्यवस्था है, और जैसा कि दिव्यांग बच्चों की बात हुई कि 20 साल कम से कम है। 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है, और खुद को निर्दोष साबित करने का दायित्व जो है वो अभियुक्त पर है। विशेष न्यायालय की ही पीड़ित को मुआवजा राशि देने का अधिकार भी उन्हें है। इसमें कॉम्पनसेशन दिया जाता है, और मामला घटना घटने की तारीख से 1 साल के भीतर निपटाया जाना चाहिए, ये प्रावधान भी किया गया है, यानी टाइम बाउंड इसे बना के रखा गया है। यहाँ पे एक अहम बात है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि ये मामले की सुनवाई जब होती है, जो ओनस जिसको आप अपने लीगल टर्म में कहते हैं, वो जो है वो अभियुक्त के ऊपर है। तो क्या ये एक सशक्त इसे बनाने की कोशिश की गई है, और इसका किस तरह से मामलों पे असर पड़ता है? जी बिल्कुल, आपने सही बात की अभिलाषा जी कि जो बाकी कानूनी प्रक्रिया है हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स की, उसमें ओनस हमेशा प्रोसिक्यूशन पे रहता है कि वो प्रूव करे कि एक्यूज ने गिल्टी है, जुर्म किया है जी। लेकिन पॉक्सो एक्ट के अंदर एक स्पेशल प्रावधान बनाया गया कि एक्यूज प्रूव करे कि उसमें सेक्सुअल इंटेंट नहीं था वो हरकत करने का। यानी कि अब दायित्व एक्यूज को है कि वो अपनी इनोसेंस के लिए वो सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने ला के रखे कि साहब मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था या ये मैंने कृत्य नहीं किया। एक बार बच्चे ने अपना वर्जन दे दिया कि उसके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा दुष्कर्म हुआ है या ऐसी हरकत हुई है, तो पूरा का पूरा ओनस अब आरोपी पर चला गया है कि वो सिद्ध करे कि उसने ऐसा नहीं किया। अब रोज़ी ये बताएं कि अगर पेरेंट्स इसमें, अगर मान लीजिए बच्चा सबसे पहले माँ बाप को ही बताता है, लेकिन पेरेंट्स अगर हिचकते हैं तो उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर कितनी बड़ी होती है, और अगर मामला संज्ञान में आना, ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स का रोल यहाँ पर हम देखें। बिल्कुल बिल्कुल।
एक्चुअली होता क्या है इन आवर सोसाइटी, ये चीज़ें थोड़ा सा अभी तक ये बोलते नहीं है हम लोग, वी डोंट स्पीक अबाउट सेक्स। और माँ बाप का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है एज ए कॉन्फिडेंट चाइल्ड, हाउ टू ग्रो हर और हिम अप। तो क्या होता है बेसिकली, माँ बाप तो सबसे पहले ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको नाम जो लेते हैं, प्यार से जो बोलते हैं बच्चों के, बेबी का ऐसे चूचू मुन्नू ऐसे, ये नहीं, यू हैव टू बी द मदर एंड फादर हैज टू बी द फर्स्ट टीचर टू टेल व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच। बताएं कि दिस इज ब्रेस्ट, दिस इज ओनली ब्रेस्ट, द सेक्सुअल ऑर्गन, हाउ टू से व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बेटर। डोंट सिट ऑन समवन्स लैप। You have to tell your son or daughter or anybody who's nearby. आप उसके सामने ज़्यादा नहीं। और बच्चों का जो the nature of the kid इस सबसे पहले माँ बाप ही देखता है क्या चेंजेस है। क्या चेंजेस सबसे पहले बच्चा अगर suddenly becomes quiet, गुमसुम रह रहा है, बिल्कुल कुछ रॉन्ग है, या तो बच्चा बहुत खुश है, उसमें भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं वो छुपा तो नहीं रहा। बिल्कुल। फिडोफाइल का एक अलग ही तरीका होता है ना, इफ यू गो फॉर द स्टडी ऑन ए फिडोफाइल, जो बच्चों के साथ ऐसा करना पसंद करते हैं, यौन शोषण करना पसंद करते हैं, उनका अलग ही होता है मानसिक व्हाट वी से द मेंटल एबिलिटीज। दे नो हाउ टू इंसाइट ए बेबी, हाँ कैसे करके क्या करके उसका लाभ लेना है। तो उसको माँ बाप को देखना पड़ेगा सबसे पहले। एंड माँ बाप इतना कॉन्फिडेंट दे बच्चों को कि वो आके बता सकें। ये विश्वास माँ बाप को ही अपने बच्चों को देना है। माँ बाप शुड बी सो फ्रेंडली कि एटलीस्ट दे शुड बी एबल टू। कई बार अभिलाषा जी ऐसा हुआ कोर्ट में कि हमने ये भी केस देखे कि पिता तो बच्चे का यौन शोषण कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, और माँ को ये बात उसकी नॉलेज में आ गई, लेकिन घर में कमाने वाला एक ही आदमी है, पिता। तो वो रिपोर्ट करती है तो भोजन से जाती है, नहीं करती है तो बच्चे के साथ शोषण चलता रहता है। तो जो हमारे हालात सामाजिक स्तर पर ये कह लीजिए गरीबी से जूझ रहे हैं, पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, तो कई बार वो भी चीजें हावी हो जाती हैं इंसान पर जो उसको रिपोर्ट करने से रोक लेते हैं। इसमें बड़ा एक रोल लैक ऑफ एजुकेशन भी है, जो कि हमें शिक्षा की जो एक जरूरत है वो भी कमी है, नहीं तो इसलिए लोग आगे नहीं बढ़ के आ पा रहे हैं, इस पर बात नहीं करते। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रजत है हमारे साथ दिल्ली से। रजत जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैडम, मुझे ये जानना था कि जैसे विशेषकर किसी गांव की बात कर लें तो गांव में ये होता है कि वहाँ पे लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में। अगर वहाँ पे किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना होती है तो किसको बताएंगे? सपोज अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे उनके पास ना ही मोबाइल है, ना ही कोई फोन नंबर्स हैं, या फिर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है कि वहाँ पे बता सके किसी को। और जो स्पेशली बोले थाना वगैरह, वो भी कहीं दूर में होता है, बिल्कुल आउटर में एक गाँव है, तो वहाँ पे अगर ऐसी घटना होती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था? वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो उनके मदर फादर अपने समाज को देखते हुए वो समाज में भी किसी को नहीं बताना चाहते, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? मनन, क्या करना चाहिए इनको? एक्चुअली अब प्रश्न बहुत ही देखिए समाज की कल्पनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है जी, कि ऐसी परिस्थिति में बच्चा किसी के साथ तो कन्फाइड करेगा, या तो अपने पेरेंट्स से बताए, या अपने स्कूल टीचर से बताए, या अपने और किसी ना किसी को उस समाज से खड़ा होकर ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो बात सही अथॉरिटी तक पहुंचे, थाने तक पहुंचे। तो बहुत अच्छा, नहीं पहुंच सकती तो जैसे अभी मैडम ने बताया कि हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर काम कर रहा है बच्चों का 1098। तो जब तक वो चैनल, जब तक बात पहुंचेगी नहीं तब तक उस पर एक्शन लिया कैसे जाएगा जी? तो उस समाज का दायित्व बनता है कि वहां से कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा हो और उस बच्चे की आवाज वहां तक पहुंचाए जहां तक वो पहुंचनी चाहिए। तो इन्हें थाने तो जाना ही चाहिए, सबसे पहले जाना ही पड़ेगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं है उसके अलावा। ऐसे भी कई बार मामले आते हैं कि एफआईआर नहीं दर्ज किया जाता, उस पर हम आएंगे। एक कॉल और ले लेते हैं। आकाश हमारे साथ हैं। आकाश जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा प्रश्न इस नियम के दुरुपयोग से संबंधित है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी को इस मामले में फंसाया जाए, जैसे पेरेंट के द्वारा या बच्चे के द्वारा, तो उसके लिए कितना आसान होता है, कितना कठिन होता है इस पूरे मामले से बाहर निकलना। और जैसा कि बताया जा रहा था कि पूरा उत्तरदायित्व फंसाए गए हुए व्यक्ति पर होता है कि वो अपने आप को सिद्ध करे कि मैंने ये कृत्य किया नहीं है या मैं वहाँ था ही नहीं। तो मेरा प्रश्न यही है कि जिन पर एलिगेशन है उनसे उनको कैसे बचाया जाए, वो क्या करें कि वो इनसे छूट के रहें, बचे हुए रहें? अलका जी, डिफेंस क्या है? क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन इस तरीके के केसेस में जैसे ये कह रहे हैं कि हमें फंसाया गया है,
दिस इज द क्वेश्चन ना। Yeah. एक छोटा बच्चा जनरली इस तरीके के ऐसे केसेस होते नहीं जिसमें वो किसी को फंसाना चाहेगा जब तक कि उसके साथ कोई कर्म इस तरीके का नहीं किया गया है। बच्चे का बोलना ही अपने आप में बहुत बड़ा बोलना ही साक्ष्य अपने आप, होता है। क्योंकि वो बच्चा बोल ही नहीं पाता इस तरीके से कि उसके साथ में क्या हुआ है। उसके ऊपर सामाजिक प्रेशर इतना ज़्यादा है, फैमिली का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो बच्चा बाहर से ही नहीं निकल पाता, फैमिली भी आगे नहीं आ पाती। तो ये तो मैं नहीं समझती कि कोई इस तरीके के केसेस में फंसाया जाता है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कभी कोई हुआ होगा जिसमें कोई किसी बच्चा किसी को फंसाना चाहेगा। बच्चा तो खुद इसमें फंसता जा रहा है। और जहाँ तक फॉल्स इम्प्लीकेशन की बात है, मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि वो सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है। कोर्ट के सामने सर्कमस्टांसेस आते हैं, ट्रायल के दौरान जज होता है, वो फिर जज साहब के ऊपर है, सर्कमस्टांसेस के ऊपर है। तो सत्य तो निकल के कोर्ट बने इसलिए कि सत्य निकल कर सामने आए और जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से ही आपके मैटर को देखा जाएगा। अभी कोर्ट में काफी सारे केसेस हुए जिसमें लोगों को रिलीफ मिला है। कठुआ केस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जी। जिसमें कि 8 एक्यूज थे। एक तो उसमें से 7 पकड़े गए, जिसमें से 1 छोड़ दिया गया और 6 को उन्होंने कन्विक्शन दी। 3 वर लाइफ इम्प्रिजमेंट है 3 की, और 3 को 5 साल की सजा है फॉर एविडेंस को नाश करने के। उसमें उन्होंने एविडेंस को हटाना चाहा, छुपाना चाहा, उसके लिए उनको 5 साल की सजा दी गई। बिल्कुल। पुष्पा है हमारे साथ, नागालैंड से जुड़ रही हैं। जी पुष्पा जी पूछिए। हाँ, हम बोलना चाहते हैं कि अगर कोई लड़की जो कि बिलो 18 है, जो कि मेरे साथ खुद से हो रहा है, मेरे हस्बैंड को वो खुद से अपने तरफ से खुद को समर्पण कर रही है, अपने आप को पूरा सेक्सुअल, मेरे हस्बैंड के साथ पूरा सेक्सुअल रिलेशन में है। उसको बताया गया, उसका पेरेंट्स को बताया गया है कि ये आप रॉन्ग कर रही हो, मेरे घर को आप तोड़ रहे हो, इससे आप दूर रहिए। फिर भी वो लड़की खुद से चाहती है कि मेरे हस्बैंड उसके साथ ये सब कुछ करे और मेरे फैमिली तोड़ के उसके साथ वो रहे। तो उस केस में क्या किया जाए, उसके लिए क्या सजा हो सकती है बताइए। मैं मतलब मुझे क्या न्याय मिलेगी इस केस में? जी, जो मुझे इनका सवाल समझ में आ रहा है कि हस्बैंड का रिलेशन जिस लड़की से है वो नाबालिग है, तो क्या इसमें मामला बनता है, ये इसमें शिकायत कर सकती हैं? जी अलका जी। हाँ जी, बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि लड़की नाबालिग है मगर जो लड़का है वो तो बालिग है। तो इसमें तो अगर लड़की नाबालिग है और उसके साथ उनके अवैधिक संबंध हैं, तो ही इज लायबल टू बी कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस व्हिच ही इज कमिटिंग। क्योंकि इसमें बच्चे की कंसेंट का या नहीं कंसेंट का होना कोई मायने नहीं रखता है। तो हमेशा ये माना जाएगा कि अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में 18 साल से कम बालक बालिका लिप्त है तो उसकी कोई कंसेंट का नहीं है, जरूरत नहीं है, तो उसको अपराध माना ही जाएगा। पॉक्सो एक्ट के आने के बाद ये ऐसा प्रावधान है। जो ये बातें बताई जा रही हैं उसके पीछे ऐसे कई लैंडमार्क जजमेंट रहे हैं जिसके बाद ये नियम और कानून बने हैं। आइए आपको कुछ केस लॉज हम बताते हैं। साल दर साल जो बच्चों से जुड़े हुए, यौन अपराध से जुड़े हुए सुदेश ठाकुर बनाम KCJ एक बहुत ही अहम केस है 1996 का, जिसमें पिता ने पुत्री के साथ यौन शोषण किया था। धारा 377 के तहत इसमें मामला नहीं चल सका था। तब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि बलात्कार की परिभाषा को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि डर की वजह से बच्चे विरोध नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो कंसेंट जो क्लॉज है वो यहाँ पर नहीं लागू होता। इसके अलावा साक्षी बनाम केंद्र सरकार 2004 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को लेकर बेहद अहम दिशा निर्देश दिए थे कि बच्चे और आरोपी का आमना सामना नहीं होना चाहिए। सुनवाई के दौरान बच्चे को वक्त वक्त पर ब्रेक मिले, यानी कि लगातार उसे एग्जर्शन ना हो, सुनवाई से उसे ब्रेक मिले। इसी के साथ जैसा कि हमारे पैनल में भी डिस्कशन हुआ था, एक फिल्म का जिक्र किया था अलका जी ने, एक ऐसा ही केस आया था, एंकोरेज केस 2008 मुंबई में बच्चों के साथ यौन शोषण का ये मामला था और इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। ब्रिटिश नागरिक थे, डंकन ग्रांट और एलन जॉन वॉटर्स। मुंबई के एक सत्र न्यायालय ने इन्हें दोषी माना था और 6 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था। तो अगर हम बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण को देखें, उसमें कई अहम बातें आई, ख़ास तौर पर जो डेफिनेशंस चेंज हुए पेनिट्रेशन को लेकर और अलग अलग तरह के जो उनके साथ बिस्टियलिटी या हम ये कहें सोडोमी, ये तमाम चीज़ें। तो किस तरह से इन केस लॉज का हम बहुत असर देखते हैं
उम्र के हिसाब से भी, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों की बात आती है? जी, निश्चित तौर पर ये लॉ बहुत ही डेवलप हुआ और इस कानून से आने से पहले तो बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा कानून था ही नहीं, तो इसलिए इस कानून की आवश्यकता भी आई, ज़रूरत पड़ी जी। और ये कानून लाया भी गया। अब इसमें देखा जाए तो 3 पॉक्सो एक्ट मुख्यतः 4 तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है। एक में तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि यौन भेदन हमला, जी जी। और दूसरा सेक्सुअल असॉल्ट जहाँ पर फिजिकल टच की बात होती है, और तीसरा सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी किसी को स्टॉक करना, किसी के पीछे जाना, मैसेजेस देने, और फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जाकि बच्चे को अगर आप किसी टेलीविजन माध्यम में, इंटरनेट पर कुछ ऐसे दृश्यों में दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे अश्लील दृश्यों में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन सबको भी अपराध माना गया। बिल्कुल। और इस बार भी संसद में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है, गंभीरता दिखाई है हमारे सांसदों ने। हम आपसे समझना चाहेंगे रोज़ी कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है और साथ ही जो सोशल मीडिया का जो एक्सपोजर है बच्चों को, क्योंकि एक्सेस बच्चों को मिल गया है, उनके हाथ में फ़ोन है, तो कैसे उन्हें सेंसिटाइज किया जाए कि कौन सा कंटेंट उन्हें देखना है, कौन सा कंटेंट उनके लिए नहीं है, या फिर अगर कोई ज़बरदस्ती उनके साथ ऐसा कर रहा है तो वो कैसे अलार्म कर सकते हैं? अभी जैसे सर बोल रहे थे, अवेयरनेस तो बहुत बहुत ज़रूरी है एट एवरी लेवल। अभी जब वो विलेज वाला बात कर रहे हैं कि क्या करना है, अब इसका पूरा प्रावधान बना हुआ है इन पॉक्सो एंड जे से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसमें प्रावधान बना हुआ है कि विलेज लेवल में भी एक प्रोटेक्शन यूनिट बनना है। अब ये बन रहा है WCD के अंदर, इट्स गोइंग ऑन। बट अब ये भी होगा, लेकिन अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मच इम्पॉर्टेंट, एंड आई थिंक द ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग बच्चों के साथ काम करें, हम बच्चों को जितना भी अवेयर कर लें, वो तो बच्चे ही हैं, उनके साथ कुछ होगा क्या बोल पाएंगे वो? बिल्कुल। लेकिन जो बड़े हैं, जो बच्चों के साथ काम करते हैं, आई मीन टू से ऑल द टीचर्स, स्कूल से स्टार्ट करें, या तो अब तो मैं बोलने लगी हूँ कि सर जैसे बोल रहे पिताई कर रहा है या माई कर, तो माँ बाप से स्टार्ट करें एट द आंगनवाड़ी लेवल, फिर हम करें स्कूल लेवल पे, फिर हम करें अभी जो टीनेजर्स का अलग से करें, ये स्कूल क्लब बना के या कैसे भी इनको अवेयरनेस दें कि ये चीज़ें बच्चों आपको नहीं करना है, ये करना है। और ये जो फंसाने वाला इवन एक ये जो एक्ट है जिस क्रिमिनलाइज इवन वॉचिंग और कलेक्शन ऑफ पोर्नोलॉजिकल कंटेंट, अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, आप ना वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ, स्टिल दिस इज अ क्रिमिनलाइजेशन है। जी जी। चलिए, 2 कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आकाश हैं और झारखंड से ज्योति है हमारे साथ। पहले आकाश का कॉल ले लेते हैं। आकाश, पूछिए। आकाश जी, पूछिए अपना सवाल। अनुराग है हमारे साथ, पूछिए अनुराग जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग ऑल पैनल मेंबर्स। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जनरली हम जो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड हमारे जो थॉट होते हैं, वो जनरली हम गर्ल्स चाइल्ड के बारे में हम रखते हैं। इन टर्म्स ऑफ बॉयज चाइल्ड, क्या पैरामीटर्स होंगे जजमेंट की कि ये सेक्सुअल हरासमेंट एक लड़के के साथ हो रहा है? जी बिल्कुल। क्या बताएंगे आप अलका जी? इसमें दोनों के लिए सेम पैरामीटर्स हैं, कोई लड़का लड़की में फ़र्क नहीं है। अगर कोई भी सेक्सुअल असल्ट चाहे लड़के के अगेंस्ट हुआ हो या लड़की के अगेंस्ट हुआ हो, बच्चों के अगेंस्ट हुआ हो, दिस इज कॉल्ड चिल्ड्रन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उनको जो पनिशमेंट है अक्यूज्ड की वो सेम है। जी। एक और कॉलर है हमारे साथ, अंकिता है झारखंड से। अंकिता जी, पूछिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई बच्चा है जिसका 10 से 15 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था उसके साथ परिवार में ही, बट वो उस टाइम उतना अवेयर नहीं था, पर ये अभी जो एक्ट है जो चल रहा है प्रावधान पोक्सो का, उसको वो देखकर अवेयर हो रहा है और बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था पहले, तो उसके लिए अभी कुछ है क्या, मतलब उसके तहत कुछ किया जा सकता है? जी बिल्कुल। जी बताएं। हाँ, उसके लिए भी है वो, अगर वो अब 10-12 साल बाद उसके अंदर इतनी हिम्मत आ रही है या वो बताना चाह रहा है, तो उसको ज़रूर जाना चाहिए, बताना चाहिए, और अपने हक के लिए और माँ बाप को भी उसके हक के लिए लड़ना चाहिए। और जिस आदमी ने, जिस पुरुष ने उसके साथ में जो ये काम किया है,
उसको डेफिनेटली पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जी ये बात है, लेकिन वो पॉक्सो एक्ट में चाहे ना है, लेकिन उस समय जो रेलेवेंट कानून थे उसके तहत वो उसको बुक किया जाएगा। ऑफेंस तो हुआ ही है और वो रिपोर्ट अगर होता है तो कार्रवाई तो होगी। देखिए ये एक बहुत ही दिलचस्प मेल आया है, बल्कि मैं कहूँगी बहुत ही संवेदनशील है ये एक लड़के का मेल है, राजू। ये लिखते हैं कि मैं अपना आइडेंटिटी छुपा रहा हूँ आपसे, इसके लिए मैंने अलग से अपनी आईडी भी बनाई है। मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ वहाँ मेरी जो टीचर हैं, यानी फीमेल टीचर हैं, वो इन्हें परेशान करती हैं, तंग करती हैं। तो क्या महिला के खिलाफ, क्योंकि हाँ बिल्कुल सेम प्रोसीजर, इनको क्या करना चाहिए, ये सवाल। रोजी जस्ट पहले जैसे मैंने बोला, आप 1098 में कॉल करें, वहाँ काउंसलर्स हैं, वहाँ कोऑर्डिनेटर है, ही विल टॉक टू यू। दे आर ट्रेन्ड इन अ वे कि वो बच्चों से कैसे बात करें। ये देखिए एक ये लाइन मैं भूल गई थी पढ़ना, ये कह रहे हैं कि मुझे फेल करने की धमकी देती हैं और क्लास में भी मुझे बहुत कुछ इसी तरह से लिखा है इन्होंने भाषा में, कहीं से एक टॉर्चर करने की कोशिश है, बच्चे को प्रेशर करने की कोशिश है। इट्स अ हरासमेंट, इट इज अ सेक्सुअल हरासमेंट, इट्स अ हरासमेंट एंड वी कांट से बॉयज गर्ल्स। अब जैसे मैम बोल रहे, वी हैव टू से चाइल्ड एंड वी हैव टू बी वेरी जनरल न्यूट्रल। लड़कों के साथ होता है, हम तो हर दिन देख रहे हैं कमीशन में लड़कों के साथ कितना होता है, और लड़कियां तो कम से कम बोल भी देती है कि हमको छेड़ दिया, हमको छू लिया, और हम यकीन भी कर लेते हैं। और लड़का बोलता है, उसका मास्कुलिनिटी हमारी सोसाइटी में दे आर बोर्न एंड ब्रॉट अप बोलने का नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द को दर्द नहीं होता। या द सेम कंटेंट इज गोइंग ऑन। जी जी, आई थिंक ही शुड कॉल द 109। साइकोलॉजिकल बड़ा इम्पैक्ट होता है जिसके लिए वो सारी जिंदगी उस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के साथ में जीना पड़ता है। जी मेरे तो एज अ जज एक बार किस्सा भी ये आया कि एक बच्चा रोज दूध लेने जाता था, तो वो दूध वाले ने एक दिन उसको अपने अंदर बुलाया और उसके साथ यौन शोषण किया जी। तो उसको घर जाके ये बताने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो ही बस जैसे मैडम ने बताया कि इज अ बॉय, तो और उसके साथ तो ये चीज़ें अटैच करना ही बहुत मुश्किल होता है जी, लेकिन जी। फिर एक दिन हिम्मत करके उसने बताया, जब उसके साथ दोबारा हुआ जी, जी। तो क्योंकि वो रिपीटेड था, एक्ट था, तो फिर वो बुक किया गया, फिर उसके खिलाफ मुकदमा चला और फिर अंत में उसको सजा हुई। तो ये किस्से तो लड़कों के साथ देखने को मिलते हैं, और जो भी बच्चे हैं उनको इस सामने आना चाहिए और रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि कानून अपना काम करे और एक्शन ले। जी बिल्कुल, बच्चों को जल्दी न्याय मिले और उनकी मदद और कई बार इलाज के लिए उन्हें फौरन आर्थिक सहायता देनी भी ज़रूरी है। फ्री लीगल एड का प्रावधान भी है। कैसे ये पूरी प्रक्रिया है, आइए जानते हैं। वो एक लॉयर, लीगल एड मुफ्त, जो लॉयर है उसमें विक्टिम से कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाते, उनको अपॉइंट कर देते हैं और वो लॉयर विक्टिम के घर जाके विक्टिम और उसकी फैमिली को सारी चीज़ें से अवगत कराते हैं कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। एज विक्टिम वो विक्टिम कंपनसेशन ले सकते हैं, क्योंकि वो विक्टिम हैं तो उनको कोर्ट में गवाही भी देनी पड़ेगी, तो शी वुड बी अ विटनेस, एन इम्पॉर्टेंट विटनेस। तो विटनेस प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग भी जो स्कीम्स हैं वो उनको इस बारे में अवगत कराते हैं। इसके अलावा जितनी भी क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग की स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस के बारे में भी उसको बताते हैं, क्योंकि ये पॉक्सो है, छोटे बच्चे के साथ अगर कोई गलत काम हुआ है तो एट टाइम्स मेडिकल असिस्टेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे केसेस में विक्टिम को इमरजेंट और एकदम से सहायता की ज़रूरत होती है, तो उस सहायता के लिए हमारा जो लॉयर उनके घर में जाता है, उनसे एप्लीकेशन लेके और इमीडिएटली कंपनसेशन उनको दिलाया जाता है। और आइए अब इस पर हम चर्चा अब इस ओर ले जाएं कि मान लीजिए ये मामले आते हैं, अदालत तक पहुंचते हैं, पुलिस जांच करती है, उसके बाद जब इन मामलों का निपटारा होता है, रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास, कि वो वापस अपने उस स्टेट में आ जाएं, फिर से वैसे ही चहके खेलें कूदें, इसकी ओर किस तरह से अब काम किया जा रहा है? रोजी, ऐसे तो एज एन ह्यूमन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू से, बट कमीशन ये ट्राई कर रहा है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन या स्टेक होल्डर्स, हम ट्राई करते हैं कि बच्चा, नॉर्मल लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट एज ए रेगुलर लाइफ हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं, अगर लगे कि बच्चा घर पे सुरक्षित नहीं है, उसको हम CCI चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट पे रखें, और उसको कब तक रखें वो भी डिसाइड किया जाता है। कोर्ट ही ज़्यादातर डिसाइड करते हैं, या CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। हम देखते हैं कि उस दौरान जब बच्चा रहता है, उसको एक काउंसलिंग हो जाए,
उसका एक प्रोफाइलिंग हो जाए कि वो बच्चा स्टार्ट स्पीकिंग एंड साइकोलॉजिकली वी सपोर्ट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड एंड उसके बाद उसको पढ़ाई की ओर कैसे ले जाए. दे रियली गेट डिस्टर्ब्ड. आई हैव टू टेल यू, आई हैव सीन द रियल लाइफ केसेस. दे रियली गेट डिस्टर्ब्ड. और उसको उसमें लाने के लिए इफ ही इज़ वेरी क्लोज टू फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस. अगर फैमिली से कोई है देन वी डिस्कस विद द पर्सन शी ट्रस्ट. और बहुत सारे जगह ये है कि जहाँ बच्चा डिसेबल्ड है या ऑर्फन है, ये सब चीज़ में सपोर्ट पर्सन की भूमिका बहुत होती है. और CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वी सिट एंड टॉक एंड डिसाइड. और ये केस टू केस बेसिस है बच्चों के ऊपर. इसमें हमारी सोसाइटी और समाज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब केस एक बार डिसाइड हो गया फिर उसको बच्चे को कैसे संभालना है. तो ये एक हमारी सोसाइटी और समाज है जो कि जिसको कि बच्चे को ये ना बताते हुए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ रिपीटेडली उसको ना याद दिलाया जाए, उसको उससे निकालने के लिए ये अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में होना चाहिए कि बच्चे के साथ में फुल कोऑपरेशन दिया जाए और उसको बताया जाए कि भाई ये कुछ नहीं हुआ, यू आर एज नॉर्मल एज यू वर. तो हमारा एक समाज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसका. जी बिल्कुल. बहुत कम लोग जानते हैं मनन की कॉम्पनसेशन इसमें मिलता है. कॉम्पनसेशन के साथ साथ जो पूरी जांच की जो प्रक्रिया होती है, पुलिस हमारी कितनी सेंसिटाइज्ड है ऐसे मैटर्स को हैंडल करने के लिए, ये भी बहुत अहम सवाल है. जी बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि जब किसी बच्चे के साथ ऐसी हरकत हो जाती है तो ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि वो बार बार वो रिविजिट ना करे उस घटना को. यानी एक बार पुलिस स्टेटमेंट ले रही है, फिर उसकी 164 की स्टेटमेंट हो रही है, फिर कोर्ट में उसकी गवाही हो रही है. तो ये हम लोग जितने भी हमारी अथॉरिटी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये समय समय पर ऐसे प्रोग्राम्स करती है कि आईओज को इस बारे में सेंसिटाइज किया जाए कि बच्चे से उस तरीके से प्रश्न ना हो कि वो उस घटना को रिविजिट करे. जी. और जितना भी हो उसको एक बार में प्यार से इंटरवल्स दे देकर उसकी हम वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें. और ऐसा ही सुनिश्चित किया जाता है जब बच्चे की मजिस्ट्रेट साहब के सामने 164 के जो मैंडेटरी बयान होने ज़रूरी हैं, फिर जब उसकी कोर्ट में गवाही होती है तो भी हम उनको बच्चे को एक सपोर्ट पर्सन दिया जाता है. हम अभी बताया कि फ्री लीगल एड और असिस्टेंस दी जाती है. वो भी उसको इस तरह से करते हैं कि वो बार बार उस घटना को रिविजिट ना करें और उसकी गवाही जल्द से जल्द रिकॉर्ड हो जाए ताकि उसको बार बार वो उस दोबारा उस यातना से दोबारा. एक अहम मेल है आपके लिए अलका जी. ये सवाल है, हाउ डू वी सी द प्रोविजंस इफ अ माइनर इज इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ द चाइल्ड. जी अलका जी. मतलब माइनर ही जुवेनाइल जस्टिस के अंदर चला जाएगा, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी और फिर जुवेनाइल ऑफिसर उसको बुक करेंगे और फिर उसके बाद वही कानूनी प्रक्रिया चलेगी. एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू से सर, जब बोल रहे थे पुलिस का इतना बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल पुलिस का ही है. इफ आई हैव टू बी वेरी फ्रैंक एंड आई टेक दिस प्लेटफॉर्म टू स्पीक, तो अभी हम NCPCR क्या तय कर रहे हैं कि पुलिस के जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, वी आर सजेस्टिंग कि उस पर 2 पार्ट कम से कम वो हो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पे ही हो कि पुलिस को कैसे सेंसिटिव होना चाहिए, कैसे उनको जब ऐसा केस आए कैसा होना है. उनका ऐसा नहीं होना है ना कि इतना बड़ा ट्रेनिंग पीरियड में एक पीरियड सिर्फ लिया, वो होता चाइल्ड प्रोटेक्शन. और ये ऐसा होता है कि SJPU जो बोलते हैं, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, इनका क्या होता है कि चेंज होता रहता है. सो वी आर राइटिंग टू द स्टेट्स की जो भी SJPU है वो स्पेशली ट्रेन होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द JJ एक्ट. ही शुड बी दैट कॉम्पिटेंट कि ऐसा कुछ केस आए तो वो ऐसे डील करना चाहिए. अपने लोअर ऑफिसर्स को भी बोलना चाहिए और उसके लिए उसको अकाउंटेबल हेल्ड करना है. वी आर वर्किंग ऑन दैट. बहुत जरूरी है बताने की, ये जो केसेस होते हैं ये स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट्स होते हैं, जैसे कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं. तो इसमें ये नहीं है कि आपको कि सबके सामने हम बच्चों को जो लोगों का हैरेसमेंट फील हो कि 10 लोगों के सामने उनका केस सुना जा रहा है. बिल्कुल. तो बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है. और दूसरा इसमें एक और भी प्रावधान है कि पुलिस में अधिकतर फीमेल ऑफिसर्स को ये मुकदमे दिए गए हैं और वो भी एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर रैंक की होनी चाहिए, सो डैट कि कोई बच्चे से क्रूडली प्रश्न ना पूछे या ऐसी बातें ना करे जो उसको और आघात. यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए. जब बच्चे से पूछताछ हो, बच्चे को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाना चाहिए. जो भी उसके बच्चे के बयान हो उनके घर आकर ही पुलिस रिकॉर्ड कर ले. तो ये सारे प्रावधान पॉक्सो एक्ट के अंदर ही बनाए गए हैं. जी बिल्कुल. बेहद अहम बातें आप लोगों ने हमें बताई इस कानून से जुड़े हुए. और जो बच्चे होते हैं
कली की तरह होते हैं और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो उनका बचपन है वो संभला रहे। अगर उनके आसपास ऐसे कोई भी घटना होती है जो आपको लगता है कि उनकी मनोदशा पे उनके ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ रही है, तो उनसे बात ज़रूर करें। ये कोई भी हो सकता है, ना ही सिर्फ उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, रिश्तेदार, उनकी उम्र के या उनसे थोड़े बड़े लोग भी बात ज़रूर करें बच्चों से, वो अपने दिल की बात ज़रूर कहेंगे। इसी नोट के साथ हम चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोज़ी आपका, अलका जी आपका, मनन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो कानून से जुड़ी छोटी छोटी बातें थी वो सब आपने हमें बताई। तो आज हमारे कार्यक्रम में इतना ही, और अगले हफ्ते हम हाजिर होंगे तो बात होगी संपत्ति विवाद से जुड़ी हुई। अगर संपत्ति को लेकर किसी तरह का विवाद आपका चल रहा है और सूट फॉर पोजीशन के तहत आप कैसे संपत्ति का अधिकार पा सकते हैं, ये हम आपको अगले रविवार बताएंगे। हमारे साथ कानून जगत के एक्सपर्ट्स होंगे। आज इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।